हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जर्मनी के एकीकरण के प्रारंभिक प्रयासों के बारे में हमने पढ़ा था और अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पाया कि ज़्यादातर जो एकीकरण जो हुआ जर्मनी का, जो जर्मनी के 360 राज्य थे उनको एकीकृत करने का जो कार्य है उसकी जो शुरुआत थी वो फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी, यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। उसके बाद नेपोलियन के प्रयास हुए, नेपोलियन ने एकीकरण करने की कोशिश की और जब नेपोलियन का पतन हुआ तो फिर जो एकीकरण के प्रयास में बाधा आई, क्योंकि वियना कांग्रेस ने जिस तरह से डिवीज़न किया था, रीऑर्गेनाइजेशन किया था यूरोप का, उसमें ज़्यादा चांस नहीं थे इटली और जर्मनी के पास एकीकरण के लिए। लेकिन फिर भी राष्ट्रवादी भावनाएं वहाँ पनप रही थी, बहुत से विचारक थे और जनता ने प्रयास किए। जैसे आपने देखा फ्रैंकफर्ट की जो पार्लियामेंट हुई थी उसमें जो है भरसक प्रयास किए गए थे कि जनता अपने राजा को मुकुट प्रदान करे, लेकिन वो भी ठुकरा दिया गया था। तो और फिर प्रयास हुए। अब फाइनली जब आप जानते हो कि जब प्रशा का जो नया सम्राट बना था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद, यानी विलियम प्रथम जो प्रशा का नया सम्राट बना था, उसके सैनिक सुधारों की जब योजना असफल हुई, वो क्या करना चाहता था, वो सैनिक सुधारों के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसे युद्ध करना पड़ेगा ऑस्ट्रिया के साथ। अगर जर्मनी का एकीकरण करना है, अगर प्रशा के अधीन जर्मनी का एकीकरण करना है तो उसे ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करना पड़ेगा, और ऑस्ट्रिया को युद्ध करके पराजित करना ये कोई आसान कार्य नहीं है। तो इसके लिए सैनिक सुधारों की उसने एक योजना प्रस्तुत की, लेकिन जो उस समय जो सभा थी उसने वो बजट पास नहीं होने दिया। तो जब ये बात असफल हो गई तो मैंने आपको बताया था कि जो युद्ध मंत्री था वान रून ने सलाह दी विलियम प्रथम को, सम्राट को, कि बिस्मार्क, जो कि उस समय फ्रांस का राजदूत था, प्रशा से फ्रांस का राजदूत जो था बिस्मार्क, उसको जो है चांसलर बनाया जाए जर्मनी का, अगर उसका एकीकरण करना है तो विलियम प्रथम ने क्या किया कि 1862 में बिस्मार्क को जर्मनी का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और बिस्मार्क में काबिलियत थी, तभी तो वान रून ने उसका नाम सजेस्ट किया था। एक बहुत ही योग्य राजनीतिक और चतुर कूटनीतिज्ञ था। वॉज ए ग्रेट डिप्लोमैट। हम आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे कि बिस्मार्क का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसी के प्रयत्नों से, उसी की कूटनीतिक चालों के कारण प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। लेकिन इस कार्य को संभव करने में बिस्मार्क को युद्ध लड़ने पड़े। लेकिन इससे पहले कि हम उसके प्रयासों को जानें, पहले हम ये जान लेते हैं कि बिस्मार्क का बैकग्राउंड क्या था। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका स्पष्ट कीजिए, या बिस्मार्क का क्या योगदान था, तो उसमें थोड़ा सा आप बिस्मार्क की जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में देंगे। जैसे उसका जन्म जो है 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडेनबर्ग नामक स्थान पर, मतलब ब्रेडेनबर्ग जिला था, और शानजोहन नामक स्थान था जहाँ उसका जन्म हुआ था। एक धनी परिवार में उसका जन्म हुआ था, धनी जमींदार थे उसके पिता। और उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो बर्लिन में, बर्लिन एक महत्वपूर्ण नगर है जर्मनी का, और उच्च शिक्षा उसकी हैनोवर नामक स्थान से हुई थी। 1845 में उसका विवाह जोहना नामक एक धनाढ्य परिवार की लड़की से हुआ था, क्योंकि उसका जो परिवार था, उसकी पत्नी का जो परिवार था, वो राजनीतिक रूप से बहुत जो है आप ये कह लो कि इन्फ्लुएंशियल थे, और उसके ससुराल पक्ष के कारण ही उसने राजनीति में प्रवेश किया था। 1847 में उसको बर्लिन की केंद्रीय विधानसभा का सदस्य चुना गया। 1848 की जब क्रांति हुई थी, मैंने आपको बताया कि फ्रांस में क्रांति हुई थी, और फ्रांस की क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर भी पड़ा था। लेकिन बिस्मार्क का जो इस समय जो पक्ष था वो क्रांति के विरोध में था। ये जान के आपको आश्चर्य होगा, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि वो निरंकुश राजतंत्र का
समर्थक था। उसका ये कहना था, बिस्मार्क का ये विचार था कि प्रजा के सम्मान के लिए सबसे अधिक आवश्यक उसे लोकतंत्र से बचना है। ही वॉज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ये बात आप ध्यान में रख लें। बिस्मार्क लोकतंत्र के साथ नहीं था। ही वॉज इन फेवर ऑफ ये कह लो कि निरंकुश राजतंत्र, यानी कि ऑटोक्रेसी, डिस्पोटिक ऑटोक्रेसी यू कैन से। वो कहता था कि लोकतंत्र के साथ संपर्क लज्जाजनक है। इट इज़ शेमफुल टू बी एसोसिएटेड विद डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी के खिलाफ था। संविधान को वो कुछ नहीं मानता था। संविधान को वो एक रद्दी का टुकड़ा मानता था, इट्स मियर वेस्टेज। और जो है वो ये चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हो। तो वो जो है क्रांति के खिलाफ था, बल्कि क्रांति को दबाने के लिए वो ऑस्ट्रिया की मदद लेने को भी तैयार था। क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए वो ऑस्ट्रिया का सहयोग भी लेने को तैयार था। लेकिन जल्द ही उसको ये पता चला कि ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच सहयोग संभव नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रिया प्रशिया को या प्रशा को समानता का दर्जा देने को तैयार नहीं था। ऑस्ट्रिया प्रशा को निम्न समझता था। तो वो ये चाहता था कि मतलब बिस्मार्क ये चाहता था कि जो जर्मनी का एकीकरण है वो प्रशा के नेतृत्व में होना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रिया ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहा। मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑस्ट्रिया वॉज नॉट इन फेवर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ आइदर जर्मनी और इटली। ऑस्ट्रिया तो जर्मन संघ पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता था। मैंने आपको बताया था कि जो मध्य जर्मनी है वो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइनलैंड था, यानी जर्मन संघ, और ऑस्ट्रिया जो है इस जर्मन संघ पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था। तो अब बिस्मार्क को ये समझ में आ चुका था कि ऑस्ट्रिया को युद्ध में पराजित किए बगैर वो जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाएगा, और प्रशा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। तो देखिए 1859 में बिस्मार्क को रूस में भी राजदूत बनाकर भेजा गया था। बाद में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस का भी वो राजदूत रहा था। और 1862 में प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम ने फिर उसको अपने जो मतलब चांसलर, या जर्मनी में चांसलर को प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता था। जो हम चांसलर शब्द यूज़ कर रहे हैं ना, इसका मतलब प्रधानमंत्री होता है। तो 47 वर्ष की आयु में बिस्मार्क प्रशा का सर्वोच्च नेता बन गया। अब देखिए बिस्मार्क ने किस तरह से जर्मनी के एकीकरण के प्रयास किए। तो जब बिस्मार्क जब वो चांसलर बना था, जब उसने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तो उस समय सम्राट और संसद के बीच में बजट को लेकर गतिरोध चल रहा था। मैंने आपको बताया था कि संसद तो नहीं चाहती थी कि इतना ज़्यादा जो है सेना पर खर्च हो, और संसद इसका विरोध कर रही थी। लेकिन जो शासक था उस समय विलियम, वो चाहता था सेना का पुनर्गठन करना। तो ये समय था। तो उसने ये कहा था, बिस्मार्क का क्या रवैया था, बिस्मार्क ने कहा था कि मैं सम्राट के साथ नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन संसद के इस संघर्ष में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। सम्राट को कहा कि मैं तुम्हारे साथ बिस्मार्क ने सम्राट विलियम को कहा कि मैं तुम्हारे साथ नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन संसद के साथ जो तुम्हारा संघर्ष चल रहा है, मैं इस संघर्ष को मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो देखिए बिस्मार्क ने सैनिक सुधारों को लागू करने से पहले प्रतिनिधि सभा के साथ समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन जब समझौता नहीं हुआ, जब आप ये कह लो कि इम्ब्रोग्लियो या ये जो नया किस्सा हुआ था संसद और सम्राट का, जब ये नहीं सुलझा,
तो उसने प्रतिनिधि सभा को दरकिनार करते हुए उस बजट को उच्च सदन यानी राज्यसभा से पास करवा लिया। जो उच्च सदन था ना, अपर हाउस, वहाँ पे जर्मन डाइट का, पार्लियामेंट का, वहाँ से उसने पास करवा लिया। आम प्रतिनिधि सभा ने जब उसको सहमति नहीं दी तो उसने उच्च सभा से पास करा लिया। और इसी तरह से 1864 से लेकर 1866 तक बजट पास किया जाता रहा। हालांकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, असंवैधानिक था, लेकिन बिस्मार्क कहता था कि राज्य सबसे ऊपर है, एवरीथिंग इज अबव, मतलब स्टेट इज अबव एवरीथिंग, कि राज्य से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा कि राज्य के हित में अगर कोई असंवैधानिक काम करना पड़ रहा है तो वो भी कोई गलत बात नहीं। तो बिस्मार्क ने इस तरह के जो उदारवादी सिद्धांत थे उनका विरोध करने का निश्चय किया, और अब उसने अपनी एक पॉलिसी फॉर्मलाइज की, एक पॉलिसी दी उसने, एक जिसे बोलते हैं एक नीति। वो नीति क्या थी? वो थी रक्त और लौह की नीति। आपने ये शब्द, ये वाक्य पहले भी पढ़ा है, रक्त और लौह, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ये क्या थी? आपको अगर ध्यान हो तो आपने मेरे ख्याल 3rd सेमेस्टर में या 2nd सेमेस्टर में बलबन के बारे में पढ़ा था। बलबन जो कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, और उसमें आपने स्पेशली ये पढ़ा था कि बलबन की रक्त और लोह की नीति क्या थी। व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन गिवन बाय बलबन। ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से उसने दमन किया अपने विरोधियों का, और निर्ममता से दमन करना, इसी प्रकार की पॉलिसी बिस्मार्क की थी। बिस्मार्क ने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि नॉट बाय स्पीचेस एंड रेजोल्यूशंस आर द मेजर क्वेश्चंस ऑफ द डे टू बी सॉल्व, बट बाय द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। कि आज के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मेजर क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो प्रस्तावों के माध्यम से या भाषणों के माध्यम से सुलझाए नहीं जा सकते। वो केवल नारे देकर नहीं सुलझाए जा सकते, वो सुलझाए जा सकते हैं रक्त और लौह की नीति अपनाकर। रक्त और लौह की नीति मतलब सैनिक शक्ति द्वारा जो है मामलों को सुलझाना चाहिए। तो उसने ये स्पष्ट कर दिया कि आजकल के जो प्रश्न है, आजकल के जो मुद्दे हैं जर्मनी के, कि कैसे यूनिफाई करना है जर्मनी को, वो प्रस्ताव पारित करके और भाषण देकर नहीं होगा, वो होगा रक्त और लौह की नीति से। गंभीर समस्याओं का निपटारा ऐसे ही होगा। तो बिस्मार्क का उद्देश्य था प्रशा को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाकर और जर्मन संघ में ऑस्ट्रिया का जो प्रभुत्व है उसको ख़त्म करना, क्योंकि अभी ऑस्ट्रिया का काफ़ी कंट्रोल था, ताकि जर्मनी का एकीकरण किया जा सके। और वो राजतंत्र के द्वारा ही जर्मनी की समस्याओं का समाधान देखता था। उसने कहा कि मोनार्की तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसने राजतंत्र के अंतर्गत ही जर्मनी को राष्ट्रीयता की भावना में बांधने का प्रयास किया, और अपनी कूटनीतिक चालों से उसने ऑस्ट्रिया को कमज़ोर बनाने का प्रयास किया। ये और ख़ास बात थी। देखिए, ऑस्ट्रिया उस टाइम काफ़ी पावरफुल था, बहुत शक्तिशाली था उस समय, और वो जर्मनी में, इटली में अपना प्रभुत्व लगातार जमा रहा था। इटली का भी यूनिफिकेशन आपने पढ़ा कि किस तरह से इटली के पार्मा, मोडेना, टस्कनी, लुका और लंबार्डी, विनीशिया पर प्रारंभ में ऑस्ट्रिया का अधिकार था, और कैसे उसको अलग किया फिर ऑस्ट्रिया के जो कैवूर, मैजनी, गैरिबल्डी थे। तो बिस्मार्क का भी ये प्रयास था कि उसको प्रशा की सेना का पुनर्गठन करके उसे यूरोप में सर्वोच्च बना दे, ऑस्ट्रिया से भी शक्तिशाली बना दे। और ऑस्ट्रिया को कमज़ोर करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वो रूस
और ऑस्ट्रिया की अनबन से भी जो है फ़ायदा उठाना चाहता था। 1862 में पोलैंड में जो विद्रोह हुआ उसमें भी प्रशा ने रूस की सहायता की। रूस का समर्थन लेकर ऑस्ट्रिया को वो डाउन करना चाहता था। तो बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की प्रभुसत्ता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके लिए उसको जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए उसको युद्ध करने पड़े। उसको 3 देशों के साथ युद्ध करने पड़े, डेनमार्क के साथ युद्ध, ठीक है, ऑस्ट्रिया के साथ तो युद्ध करना ही था, और फिर लास्ट में फ्रांस के साथ भी युद्ध किया। तो बिस्मार्क ने ये 3 युद्ध करके और फिर जर्मनी का एकीकरण किया। तो इन 3 युद्धों के बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। और आपको मैं बता दूं, आपके जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं 20 जुलाई से, यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम। आप जिसके पास, वैसे तो आई नो एवरीवन ऑफ यू हैव स्मार्टफोन्स विद यू, मोस्ट ऑफ यू आर मैसेजिंग, व्हाट्सएप वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, इट मीन्स दैट यू हैव स्मार्टफोन्स एंड यू कैन ईजिली अपीयर इन ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टेस्ट भी होगा 2 जुलाई से हमारे कॉलेज में, फर्स्ट ईयर के रेगुलर के, आप में से भी कुछ बच्चों के होंगे रीअपियर के 6 सेमेस्टर के, तो वो एग्ज़ाम हो जाएंगे और कोई ऐसा मसला नहीं है ऑनलाइन एग्ज़ाम में। बस आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक होनी चाहिए। आपके गांव में ठीक नहीं है तो आप शहर में आके पेपर दे दो, किसी के यहाँ भी बैठ जाओ आप, और जो भी आपके रिश्तेदार वगैरह हैं कहीं। अच्छा, जहाँ तक पीडीएफ बनाने की बात है, उसे मेल करने की बात है, पेपर ख़त्म होने के बाद जब आप पेपर ख़त्म कर लेते हो उसके बाद आप किसी से भी पीडीएफ बनवा लो, चाहे भाई से, बहन से, अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने चाचा के लड़के के, अपने ताऊ के लड़के से, मामा के लड़के से, मौसी के लड़के, किसी से भी आप पीडीएफ बनवा लो, XYZ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। असली तो मसला ये है ना कि जब आपका पेपर हो जाता है, पेपर के फिर आप फ़ोटो खींचोगे कैम स्कैनर से, उसको स्कैन करके, और उसकी पीडीएफ कैसे बनानी है, यही सबसे बड़ी आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी कैमरा अगर आप ऑन रखोगे तो बहुत अच्छा है, बीच में मान लो कनेक्टिविटी के कारण ऑफ भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ। एक तो जो सैम्पल शीट शायद आपको पता हो, हम इस आपके वाले ग्रुप में भी भेज देंगे। सैम्पल शीट पे आप जो पहला पेज होता है उसकी तो 5-6 कॉपी करवा लें, और जो दूसरी शीट है उसकी आप 100-150 कॉपी करवा के रख लें। जैसे पेपर में आपको 40 शीट यानी 20 आगे पीछे 40 शीट आपको यूज़ करनी है, वो पहला कागज़ ऊपर लगाना है, बाकी जो दूसरी शीट है उसकी फ़ोटोस्टेट आप करवाओगे, और वो फिर 3 दिन के अंदर कॉलेज में जमा करानी है, तो आप निकल जाओगे, आपका फाइनल ईयर हो जाएगा। वरना ऑफलाइन के एग्ज़ाम के चक्कर में रहोगे तो पता नहीं ऑफलाइन कब होंगे नहीं होंगे, आपकी डिग्री अटक जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप सब, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है बाई चांस, वो स्मार्टफोन ले ले, कनेक्टिविटी प्रॉपर कर ले। 20 जुलाई से आपके पेपर जो शुरू होने जा रहे हैं, आप समझ लीजिए कि उसी डेट से शुरू होंगे, क्योंकि फाइनल ईयर को हमें निकालना है, क्योंकि आगे आपको एडमिशन लेने, आपका मुस्तकबिल का सवाल है, आपको एमए में या कहीं और आपको अप्लाई करना है, तो बेहतर आप रहेगा आपके लिए कि आप ऑनलाइन जो है बोर्ड, हम आपसे ऑप्शन पूछेंगे और ऑनलाइन के लिए आप तैयार हो जाएं। थैंक यू।